आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी सेक्शन 306 से लेके 308 तक, जो कि चैप्टर है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो 300 से लेके 327 तक डील करता है और हमने 300 एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। 301 से लेके 304 तक हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया है। 305 हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया है और आज हम 306 से लेके 308 तक एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 306 स्टैंडर्ड ऑफ पार्डन टू अकॉम्प्लिश। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकॉम्प्लिश कौन होता है। अकॉम्प्लिश हम इस पर भी मेरा एक वीडियो है जो कि मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अप्रूवर कौन होता है, तो अकॉम्प्लिश ही बाद में अप्रूवर बन जाता है। सरकारी गवाह कौन होता है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पर हम संक्षेप में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ये अकॉम्प्लिश मतलब होता है अगर कोई अपराधी है, आपने उसका साथ दिया है तो आप अकॉम्प्लिश हैं। अब आप पूछेंगे को एक्यूज कौन होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। आप फिलहाल ये जानिए ये अकॉम्प्लिश कौन होता है। अकॉम्प्लिश मतलब अगर किसी भी अपराध में आप किसी का साथ देते हैं तो आप अकॉम्प्लिश हैं। ठीक, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा और बाकी आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्लॉज 1। With a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offence to which this section applies, the Chief Judicial Magistrate or a Metropolitan Magistrate at any stage of the investigation or inquiry into or the trial of the offence, and the Magistrate of the first class inquiring into or trying the offence at any stage of the inquiry or trial may tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offence and to every other person concerned, whether as a principal or abettor in the commission thereof। एक पहली बात तो आप ये जान रहे होंगे कि पार्डन कौन गवर्नर जनरल भी कर सकता है और राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। हमने अभी तक यही पढ़ा था। उसके बाद लेकिन यहाँ पर कोर्ट भी आदमी को माफ कर सकता है उससे कोई सबूत लेने के उद्देश्य से। अगर कोर्ट किसी को भी बोलेगा, किसी को किसी से सच्चाई जानना है, उसको किसी से एविडेंस लेना है उसको, तो वो क्या करेगा, उसको एक बोलेगा, मजिस्ट्रेट सर जो है वो बोलेंगे कि जो भी तुमको पता है, यहाँ पर लेके लिखा हुआ है, उसको छोड़ सकते हैं, उसको पार्डन कर सकते हैं। कौन से कंडीशन पे, यहाँ पर कंडीशन मेंशन है, कंडीशन ऑफ इज मेकिंग अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द होल ऑफ द सर्कमस्टांसेस। जो भी घटना का केस चल रहा है उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं छुपाएगा। वो जो भी उसको पता है सब कुछ बता देगा कि कौन पर्सन प्रिंसिपल है और मतलब कौन अपराधी है और कौन एबेटर है और कौन जो भी है, उसमें वो पूरा चीज उसको बताएगा, तब जाके उसको छोड़ सकते हैं। इसमें एक और चीज है, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जान लेते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है वो किसी भी स्टेज पर ये काम कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पर उसको ऑफर कर सकते हैं कि तुम सच बता दो, तुमको पार्डन कर देंगे, तुमको सरकारी गवाह बना लेंगे और तुमको माफ कर देंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आगे पढ़िए कि फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये काम नहीं कर सकते। वो कब करेंगे, वो करेंगे इंक्वायरी और ट्रायल के टाइम में कर सकते हैं, उसके अलावा कभी नहीं कर सकते। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद टू बोलता है एनी ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और बाय द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इतना अब ये जो चीज है ये कब अप्लाई होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा वो कब अप्लाई होगा, वो अप्लाई होगा जो सेशन कोर्ट है वो कर सकते हैं ऐसा काम, सेशन कोर्ट के केस में अप्लाई होगा, या फिर कोई स्पेशल जज अपॉइंट किया गया है अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के 1952 के अंदर, तो फिर वहां पर ये लागू होगा। आपको ये क्लियर हो गया होगा, दो ही जगह होगा काम। और बी में बता रहा है कि कोई भी ऐसा अपराध जिसकी सजा 7 साल तक जाती हो या 7 साल से ज्यादा जाती हो, उस अपराध में भी ये सेक्शन अप्लाई होगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थर्ड है every magistrate who tenders a pardon under subsection 1 shall record a his reason for so doing, b whether the tender was or was not accepted by the person to whom it was made। इसमें कहा जा रहा है कि जो मजिस्ट्रेट सर हैं वो अगर ऊपर जो हमने पढ़ा था, अगर पार्डन करते हैं तो उनको लिखना होगा, रिकॉर्ड करना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और दूसरा भी बोल रहा है कि उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, जिसको उन्होंने ऑफर किया था वो एक्सेप्ट किया
ये भी लिखना होगा, नहीं किया ये भी लिखना होगा। उसके बाद and shall on application made by the accused furnish him with copy of such record free of cost। अब जो भी एप्लीकेशन जो भी ऊपर हुआ, एक्यूज का जो भी एप्लीकेशन बनाया गया था, जो भी उसने एक्सेप्ट किया था, उसका एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देना होगा, जो एक्यूज था उसको देना होगा। उसके बाद 4 में है एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सबसेक्शन 1। जो भी आदमी ऊपर मतलब एक्सेप्ट करता है, उसके बाद क्या होगा ये बता रहा है यहाँ पर। ए shall be examined as a witness in the court of the magistrate taking cognizance of the offence and in the subsequently trial। अब उसको एज अ विटनेस टेस्ट किया जाएगा, उसको एज अ विटनेस एग्जामिन किया जाएगा। जो आदमी पहले तो एक्यूज था वो एकम्प्लिस था, अब जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको विटनेस बना लिया गया, यानी वो सरकारी गवाह बन गया, अप्रूवर बन गया, तो उसको एज अ विटनेस जांच किया जाएगा, एज अ विटनेस एग्जामिन किया जाएगा ट्रायल में। उसके बाद बी shall unless he is already on bail be detained in the custody until the termination of the trial। अब इसमें कहा गया अगर वो बेल पर है तो ठीक है, अगर वो बेल पर नहीं है तो जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, ये ट्रायल टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा, कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद 5 है where a person has accepted a tender of pardon under subsection 1 and has been examined under subsection 4, the magistrate taking cognizance of the offence shall without making any further inquiry in the case। अब इसमें क्या हुआ कि जो भी ऊपर वो पार्डन एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसका एग्जामिन हो गया एज अ विटनेस, अब क्या होगा उसके आगे इंक्वायरी नहीं करेंगे, जो भी मजिस्ट्रेट है उसके आगे इंक्वायरी नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे कमिट करेंगे। किसको कमिट, कहाँ कमिट करेंगे, तो ए में बता रहा है I1 बता रहा है टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ द ऑफेंस इज ट्रेवल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट और इफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस इज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब अगर वो सेशन कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है, ट्रायल का सेशन कोर्ट में चलना है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, ऐसा केस है, तो क्या किया जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ऑफ सेशन में उसको कमिट कर दिया जाएगा, यानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा केस को। ठीक, उसके बाद 2 बोल रहा है टू अ कोर्ट ऑफ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द लॉ under the Criminal Law Amendment Act 1952 if the offence is traveled exclusively by that court। तो अगर स्पेशल जज के कोर्ट में चलना है वो केस, तो फिर वहां पर कमिट कर दिया जाएगा। अब इसमें सिर्फ 1 और 2 इतना ही बोल रहा है कि जो भी यहाँ तक मजिस्ट्रेट सर ने अपना काम किया, उसके बाद जिस कोर्ट में भी उसका ट्रायल चलना है, सेशन कोर्ट में चलना है या स्पेशल कोर्ट में चलना है, जहां भी चलना है वहां पर उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 307 पर्सन टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, ऊपर भी हमने वही पढ़ा और नीचे थोड़ा डिफरेंस है, हम जानते हैं। एट एनी टाइम आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ अ केस बट बिफोर द जजमेंट इज पास द कोर्ट टू विच द कमिटमेंट इज मेड में विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एट द ट्रायल द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न इन और प्रेवी टू एनी सच ऑफेंस टेंडर ऑफ पार्डन ऑन द सेम कंडीशन ऑफ सच पर्सन। इसमें क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ था कि कमिटमेंट हुआ, अब जैसे हमने ए और बी में पढ़ा कि जिसका केस है उसके पास ट्रांसफर कर दिया गया। अब ट्रांसफर करने के बाद जिस कोर्ट के पास ट्रांसफर किया गया उसको भी ये पावर है कि वो कभी भी जब तक जजमेंट पास नहीं कर दे, जजमेंट पास करने से पहले उस कोर्ट के पास पावर है कि वो कोर्ट भी चाहे तो आदमी को टेंडर ऑफ पार्डन दे सकता है, यानी पार्डन कर सकता है, उसको ऑफर कर सकता है कि आप जैसे 306 में पूरा ऑफर किया गया था कि आप सब कुछ सच बता दीजिए तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, एज अ विटनेस एग्जामिन किया जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम उसी कंडीशन पर चाहे तो कोर्ट उसको छोड़ सकता है। जिस कोर्ट में कमिटमेंट हुआ था, जिस कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था, उस कोर्ट के पास भी यही पावर है कि उसको छोड़ सकते हैं उसी कंडीशन पर जो 306 के अंदर है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सबसे लंबा टॉपिक है ये 308। आइए जानते हैं इसको। ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंपेयरिंग विद द कंडीशन ऑफ पार्डन। इसमें कहा गया कि जब सब कुछ हो गया, उधर पार्डन कर दिया उसको, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पार्डन करने से पहले, उसको माफ करने से पहले, अब जो भी आदमी है जिसको पार्डन दिया जा रहा है वो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो क्या होगा। तो वेयर इन रिगार्ड टू अ पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सेक्शन 306 और 307, the public prosecutor certified that in his opinion such person has either by willfully concealing anything essential or by giving false evidence not compelled with the condition on which the tender was made, such person may be tried for the offence in respect of which the pardon was so tendered or for any
other offense of which he appears to have been guilty in connection with the same matter and also for the offense of giving false evidence। इसमें कहा जा रहा है कि जिस भी आदमी को 306 और 307 के अंदर पार्डन कर दिया गया था, तो पीपी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हम गवर्नमेंट एडवोकेट भी बोल सकते हैं, वो सर्टिफाई करेगा कि उसके ओपिनियन में जो आदमी था जिसको पार्डन मिलना था, वो उसने सच्चाई छुपाई है, जो कि इसेंशियल था। उसने जानबूझकर गलत गवाही दिया है और जो भी टेंडर ऑफ पार्डन का कंडीशन था उसको फुलफिल नहीं किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी वो ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब ऐसा कर देगा उसके बाद क्या होगा जानते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेगा कि वो जानबूझ के जो भी चीज़ था उसको छुपाया है और फिर जानबूझ के गलत गवाही दिया है और जो भी कंडीशन था उसको फुलफिल नहीं किया है। ठीक है, तो उसके बाद हम जानते हैं कि उसका प्रोवाइडेड दैट में लिखा है, प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली विद एनी ऑफ द अदर एक्यूज्ड। इसमें कहा जा रहा है कि अब जो आदमी है जो गलत, ऊपर जिसमें कहा गया है कि ये फॉल्स एविडेंस दिया है, तो उसका भी एक अलग से केस चलेगा, लेकिन अलग से चलेगा, ज्वाइंटली नहीं चलेगा। यानी जो लोग एक्यूज्ड है उन लोगों के साथ अब इसका केस नहीं चलेगा, अभी अलग से केस चलेगा। Provided that further that such person shall not be tried for the offence of giving false evidence except with the sanction of the High Court and nothing contained in section 195 or section 304 shall apply to that offence। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी ऑफेंस मतलब फॉल्स एविडेंस दिया ऊपर, तो वो हाई कोर्ट से सेंसेशन लेने के बाद ही आप उस पर एक ट्रायल चला सकते हैं, उससे पहले आप नहीं चला सकते। अगर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है तो आप हाई कोर्ट से परमिशन लीजिए और फिर आप उस पर एक अलग से ट्रायल चलाइए। आई होप कि ये क्लियर हो गया। 195(3)(4)(0) पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। ठीक है, उसके बाद और सेकंड बोल रहा है, एनी स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन एक्सेप्टिंग द टेंडर ऑफ पार्डन एंड रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 और बाय अ कोर्ट अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 306 में गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट हिम एट सच ट्रायल। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी उसने कहा था, जिसको पार्डन मिलना था, एक कॉम्प्लेक्स को जो भी उसने कहा था उसको यूज किया जाएगा उसी की अगेंस्ट, यानी उसी की अगेंस्ट एविडेंस में यूज किया जाएगा जो उसने कहा था। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड, एट सच ट्रायल द एक्यूज्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू प्लीड दैट ही हैज कंपाइल्ड विथ द कंडीशन अपॉन विच सच टेंडर वाज मेड, इन विच केस इट शैल बी फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द कंडीशन हैज नॉट बीन कंपाइल्ड विथ। अब इसमें क्या है कि वो जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, हाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही प्रोसिक्यूट करता है, तो वो क्या करेगा, वही उस पर ही बर्डन ऑफ प्रूव है। वो प्रूव करेगा कि ये जो एक्यूज्ड है इसने फुलफिल नहीं किया है कंडीशन, ये कंपाइल्ड नहीं रहा कंडीशन के साथ, इसने कंडीशन को ब्रेक किया है, ब्रीच किया है और इसने फुलफिल कंडीशन नहीं किया। ये कौन साबित करेगा, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, ये प्रोसिक्यूशन पे रहेगा, यानी सरकारी गवाह पे रहेगा, सरकारी वकील पर रहेगा, जो भी करेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 4 बोलता है, एट सच ट्रायल द कोर्ट शैल। अब उस जो भी अलग से ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल में क्या होगा, इफ इट इज अ कोर्ट ऑफ सेशन बिफोर द चार्ज इज रीच आउट एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज, एकदम सेम जो भी कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जो भी चार्ज है उस पर वो पढ़कर उसको सुनाया जाएगा एक्यूज्ड को। और बी में क्या है, इफ इट इज द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट बिफोर द एविडेंस ऑफ द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन इज टेकन। अब जब मतलब प्रोसिक्यूशन मतलब संज्ञान लेने से पहले आस्क द एक्यूज वेदर ही प्लीज दैट ही हैज कंपाइल्ड विद द कंडीशन ऑन विच द टेंडर ऑफ पार्डन वाज मेड। अब इसमें कहा जा रहा है, ऐसे जनरली क्या पूछते हैं मजिस्ट्रेट सर कि यू प्लीड गिल्टी, तो अब यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा, अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि ही प्लीज दैट ही हैज कंपाइल्ड विद द कंडीशन ऑन विच द टेंडर ऑफ पार्डन वाज मेड। इसमें कहा गया कि क्या आपने उस कंडीशन को फुलफिल किया जिसके बदौलत आपको छोड़ा जा रहा था, आपको क्षमा किया जा रहा था, आपने उसको उस कंडीशन को फुलफिल किया। तो इस अगर आप देखिए आगे 5 बोल रहा है, इफ द एक्यूज डज सो प्लीड, अगर वो बोलता है कि हाँ मैंने किया, जो भी मैंने कंडीशन पाया था उस कंडीशन को फुलफिल किया, जो भी कंडीशन मेरे सामने था। अब क्या होगा, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड प्रोसीड विद द ट्रायल एंड इट शैल बिफोर द पासिंग जजमेंट इन द केस फाइंड वेदर और नॉट द एक्यूज्ड हैज कंपाइल्ड विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन एंड इफ इट फाइंड्स दैट ही हैज सो कंपाइल्ड इट शैल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड पास जजमेंट ऑफ एक्यूटल।
अब इतना होने के बाद उसका ट्रायल चला और सब एविडेंस को देखा गया, लेकिन जजमेंट देने से पहले, बिफोर जजमेंट, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज्ड है, फाइंड वेदर और नॉट एक्यूज्ड हैज कंपाइल्ड विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन, कि ये आदमी कंपाइल, मतलब जो भी ट्रायल चलेगा जजमेंट देने से पहले वो पूरा देख लेंगे कि ये आदमी कंपाइल किया कि नहीं किया, और प्रूव कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही को प्रूव करना पड़ेगा। और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी सही है, इस आदमी ने पूरा कंडीशन फुलफिल किया है, तो वो क्या करेंगे? उसको एक्यूटल कर देंगे, जजमेंट देंगे क्या? एक्यूटल का। अब एक्यूटल का मीनिंग तो हम जानते ही हैं कि अब केस ही खत्म हो गया, कन्विक्शन और एक्यूटल के बाद केस ही खत्म हो जाता है, तो एक्यूट कर देंगे, अब उस पर कोई भी केस नहीं रहेगा, वो आज़ाद हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे 309 से लेकर कहाँ तक जानेंगे ये नहीं पता, लेकिन 309 से